वर्ण और वर्तनी। आज का हमारा जो विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वो है वर्ण और वर्तनी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई का मतलब जिसको हम और ज़्यादा अधिक हिस्सों में नहीं बांट सकते। हम पूरे पैराग्राफ को, हम पूरे एक पैरे को वाक्यों में, वाक्यों को शब्दों में, शब्दों को वर्णों में तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण को उसके अलावा, उसके आगे हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसके आगे, इससे ज़्यादा हम इसके टुकड़ों में विभाजित इसको नहीं कर सकते। और वर्तनी, वर्ण को शब्द बनाने के लिए जो सार्थक और व्यवस्थित समूह बनाया जाता है, शुद्ध लेखन किया जाता है, मात्राओं का शुद्ध प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम वर्तनी कहते हैं। क्योंकि जो मात्राएं हैं वो भी वर्ण से ही बनी हैं। वर्ण अर्थात स्वर से ही मात्राओं की उत्पत्ति होती है, इसीलिए वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है? आप सभी ने देखा होगा। मधुमक्खियाँ कितनी लगन और मेहनत से रस की एक एक बूंद इकट्ठी करके अपना छत्ता बनाती हैं। भाषा भी एक छत्ते के समान है, जिसकी सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। क्योंकि जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में शहद जो है वो बहुत एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है, उसी प्रकार से भाषा में शब्द, पद, वाक्य, वर्ण, वर्तनी, मात्राएं, बहुत सा कुछ शहद रूपी ज्ञान एकत्रित रहता है, जिसकी सबसे छोटी इकाई की आज हम बात करने जा रहे हैं, जो क्या है? वर्तनी। तो भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर है, व्यंजन है, ये सभी वर्ण है। क ख ग है, अ आ इ ई, जो भी है वो सब वर्ण है, जिसमें उनको कुछ भागों में, 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से? जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जो कुछ स्वर यहाँ पे दिए गए हैं, स्वर 11 होते हैं, जो ये इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। और यही मात्राओं का जो इनका चिन्ह है वो नीचे दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार है: अ की मात्रा, ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा, है ना। किस प्रकार से चिन्हित की जाती हैं वो यहाँ पर लक्षित किया गया है। उसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग ये स्वर की कोटि में नहीं आते। इन्हें अयोगवाह कहते हैं, या अनुस्वार और विसर्ग ही कहते हैं, इनका नाम दिया गया है। हाँ, लेकिन बनते ये स्वर और व्यंजन के मेल से ही हैं। जैसे अंग, जो अंग की बिंदी होती है वो अ प्लस न से मिलकर बनती है। अब अ स्वर में आता है और न व्यंजन की कोटि में आता है, और इनके मिश्रण से बने अनुस्वार को इसलिए अयोग वाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग भी ऐसा ही है, अ और ह की ध्वनि, मिश्रित ध्वनि इसमें विद्यमान रहती है। इसके उपरांत हम आते हैं व्यंजन पर। जो व्यंजन है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ळ, ढ, औ, स, फ। इनको हमने पढ़ लिया, लेकिन इनको कहते क्या है? इनके अलग अलग उनको वर्गीकृत किया गया है, कुछ श्रेणी में बांटा गया है,
जो हमें देखना आवश्यक है। जैसे जो ये 25 व्यंजन हैं, जिसमें इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और इन्हीं का जो अंतिम ये 5 वर्ण होते हैं, इनको अनुस्वार की कोटि में रखा जाता है, क्योंकि ये अंक की बिंदी में आते हैं, जो हमने संधि में पढ़ा भी है ना। तो ये जो स्वर हैं, पता किया हमने इसको, जिसमें इनको हम अनुस्वार की कोटि में रखते हैं और इनको 5 वर्गों की कोटि में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की कोटि में रखते हैं। क वर्ग में क्या आता है? क वर्ग में आता है ये क ख ग घ ड। च वर्ग में ये च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। इसी प्रकार से त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। फिर आते हैं और य र ल व य र ल व। अब ये है अंतस्थ व्यंजन, इन्हें कहते हैं अंतस्थ। क्यों? क्योंकि इनकी जो ध्वनि है वो आंतरिक, य र ल व, कोई भी इसमें रुकावट नहीं है जब मुख से हवा निकल रही है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा श श स ह, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब मुख से हवा निकलती है ध्वनि ध्वनि प्रकट करने के लिए, तो वो घर्षण के साथ निकलती है। क बोलेंगे हवा आप देख सकते हैं, और श बोलेंगे तो जो हवा है घर्षण के साथ निकलती है, रगड़ के साथ निकलती है, जो गर्मी और ऊष्मा प्रकट करती है, उत्पन्न करती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और जो ये श त्र, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्ष त्र य श्र, क्योंकि इसमें 2 व्यंजन मिलकर एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। और जो नीचे र और ढ, ये हैं विशेष ध्वनियाँ। क्यों? क्योंकि ये जो ड़ है वो इससे मिलकर बना है, जिसमें कि उनकी बिंदी का फर्क है। जैसे ड़ का आता है पेड़ में, जैसे कहा जाता है, और ये जो ढ है वो ढ से बना है, जैसे ये, इसका मतलब है ढ ढक्कन और ये ढ पढ़ाई। और इसी तरह से कुछ आगत ध्वनियाँ हैं जो विदेशी ध्वनियाँ हैं, जो हिंदी वर्णमाला में अब समा गई हैं, लेकिन उनका जो उत्पत्ति है उनकी जो, वो विदेशी है। जैसे ओ, ये है अंग्रेजी का डॉक्टर, कॉपी, ये वाला ओ। और ये जो ज और फ है वो ये ज और लगभग ये फ के समान है, लेकिन उच्चारण में फ़र्क है। उच्चारण में इसमें दोनों में भेद है। कैसे? जब ये हम फ की बात करते हैं तो जब ये हम फ की बात करते हैं तो होता है फल, फूल, लेकिन जब इस फ की बात करते हैं तो फसल, फलसफा, इस तरह की फ ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब हम इस ज की बात करते हैं तो ये जो ज है वो है जग, जग वाला ज, लेकिन जब ये वाले ज की बात करते हैं तो है ये ज, जरा, जमीन। ज और ज ध्वनियों में फ़र्क है ना। ज जंगल, जग, और ये वाला जो ज है वो है ज़रा, ज़मीन। इसके आगे स्वर। अब स्वर को भी कुछ भेदों में विभाजित किया जाता है। जैसे स्वर को किन भेदों में विभाजित किया जाता है? उसका आधार है मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, जो हवा है, उसमें कितना समय लगता है, कम लगता है कि ज़्यादा लगता है। स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, तो बोलने में जो लगने वाला समय है उसके आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, ओ, रो। और दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, इनको छोड़कर बाकी सारे स्वर जो हैं वो दीर्घ हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो स्वरों को हम
जो उनमें वो बोलने वाला या बोलने में लगने वाला जो समय है उसके आधार पर दो भागों में हमने विभाजित किया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो व्यंजन है, व्यंजन वर्णों को बोलते समय हवा मुख से विभिन्न भागों को टकराकर बाहर निकलती है, छूकर बाहर निकलती है। कभी तालु को छूती है, कभी मूर्धा को छूती है, कभी दांत को छूती है, कभी कंठ को छूती निकलती है। तो इस प्रकार से बहुत से भागों को छूकर निकलती है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों को स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। स्वर के बिना व्यंजन वर्णों को दिखाने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये दिखाने के लिए कि ये स्वर जो है वो जो व्यंजन है वो स्वर रहित है या स्वर सहित है, वो हमें किससे पता लगता है? ये हलंत के चिन्ह से। कैसे? यदि हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है किसी व्यंजन पर, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि वो व्यंजन जो है वो स्वर रहित व्यंजन है, स्वर के बिना व्यंजन है। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल में, आप उदाहरण में देखेंगे, इस प्रकार के व्यंजनों को दो रूप होते हैं। कैसे? स्वर सहित व्यंजन कौन से होते हैं? ये वाले, जिसमें क, ख, च, छ, ट, त, न, प, फ। और जो स्वर रहित व्यंजन है वो है क। इस तरह से उनको नीचे उसको हलंत लगाकर दिखाया गया है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन में जो दो व्यंजन है उसमें अंतर ये होता है कि एक व्यंजन तो स्वर रहित व्यंजन होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है वो स्वर सहित व्यंजन होता है। क्योंकि यदि दोनों व्यंजन स्वर सहित होंगे तो उनको संयुक्त व्यंजन की तरह उनका मेल नहीं हो पाएगा, उसमें अलगाव की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। तो एक स्वर रहित व्यंजन है और एक स्वर सहित व्यंजन है, उनके मेल से ही जो है वो संयुक्त व्यंजन बनता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। 4। एक तो क्ष, कक्षा वाला क्ष, तो इसमें क जो है वो स्वर रहित है और श जो है वो स्वर सहित है। जिसकी आवाज़ कम आती है वो स्वर रहित होता है और जिसकी आवाज़ पूर्णता आती है वो स्वर सहित होता है। जैसे कक्षा, क्ष। क्या? ज में हलंत, मतलब ज जो है वो स्वर रहित है और इया जो है वो स्वर सहित है। ज्ञान, आज्ञा। त्र, त्र में बोलते पता लग रहा है कि त की कम ध्वनि है और र की अधिक ध्वनि है, अर्थात त जो है वो स्वर रहित र है, त है, और जो र है वो स्वर सहित र है। त्रिशूल, सूत्र, सत्र, त्रैमासिक, इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और श्र, श्र जो है वो श और र के मेल से बना है, जिसमें श जो है वो स्वर रहित श है और जो र है वो स्वर सहित र है। तो श्रम, श्रमिक, श्रमदान, पारिश्रमिक, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं जो यहाँ पर हमें संयुक्त व्यंजन में देखने को